नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल के दौरान हम अध्ययन करेंगे भाषा कला और कंदरा कला। कंदरा कला भाषा और कला से जो तात्पर्य है कि नवपाषाण काल के मानव की बात की जाए तो उस वक्त किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता था या नहीं किया जाता था, या शुरुआती दौर में किस तरह के भाषा का विकास होता है और किस तरह की कला जो उसके द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए द्वारा प्रयोग में ली जाती थी। और कंदरा कला की बात करते हैं तो पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वतों के मध्य जो खाइयाँ होती है, जो उनके मध्य जिस तरीके से उसके द्वारा जो चित्रों का जो प्रयोग किया गया है, चित्र बनाए गए हैं, उन्हें ही कंदरा कलाएं कहते हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले मुख्यतः भाषा और कला, नवपाषाण काल के दौरान भाषा और कला कैसी रहती है। तो अगर आपको मैं बताता हूं कि अगर किसी मानव की सभ्यता को विकसित माना जाता है या मानव को सभ्य तभी माना जाता है जब मानव के द्वारा अपनी स्वयं की भाषा का विकास कर लिया जाता है, अपनी किसी लिपि का विकास उसके द्वारा कर लिया जाता है, यानी अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसी तरह की लिपि का मतलब लिखना, लिपि का मतलब है जो अपने लिपि, जैसे देवनागरी लिपि का अपन प्रयोग करते हैं, जो ये वर्ण अपने जो हिंदी के वर्ण है, जो स्वर है, व्यंजन है, ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके की जो लिपि का किसी तरह का जो विकास अगर किसी व्यक्ति मानव सभ्यता के द्वारा कर लिया जाता है, मानव के द्वारा, तभी मानव को सभ्य माना जाता है। और भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम रहता है। एक बार आप सोचिए, अगर किसी तरह की भाषा अगर आपको नहीं आती हो तो आप कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, और उस स्थिति में मानव सभ्य नहीं माना जाता है। एक तरीके से बात की जाए तो पशु सामान्य जो जीवन उसका हो जाता है कि वह अपने विचारों को ही प्रकट नहीं कर पाता है। तो आज हम मुख्यतः बात करने वाले भाषा और कला की। जो नवपाषाण काल के दौरान अगर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात की जाए और नवपाषाण काल की बात की जाए तो धीरे धीरे मानव निरंतर जो सभ्यता की ओर चलता रहता है और काफ़ी जो उन्नति उसके द्वारा कर ली जाती है और अपने आप को जो कुशल बना लिया जाता है। उसी दौरान जो पूरा पाषाण काल में अपने को ये साक्ष्य और प्रमाण इतने नहीं मिलते कि मानव के द्वारा किसी तरह की भाषा या लिपि का भी प्रयोग किया जाता था, या मध्य पाषाण काल में काफ़ी सुधार किया। उसके बाद नवपाषाण काल तक आते आते क्या होता है कि मानव के द्वारा जो अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रकट करने के लिए और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी तरह की संभवतः भाषा और कला का यहाँ विकास किया होगा। इस युग की बात करते हैं तो मानव के द्वारा मुख्यतः जो कला के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया। कला की बात की जाए तो कला के उसके द्वारा चित्रकारिता यहाँ की जाती है। उन चित्रों के माध्यम से भावों को प्रकट किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों पे उसके द्वारा जो अपनी कलाकारी उकेरी जाती है, उस पर कई तरह के जो ज्यामितिक आकृतियाँ बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आभूषण वगैरह है वो भी इस काल में, नवपाषाण काल में अपने को प्रयोग करने को मिलते हैं। जो मनके वगैरह मिलते हैं, कॉर्नोलियोज के प्रयोग किए हुए मनके मिलते हैं, कॉर्नोलियोज पत्थर से बने हुए, उन मनकों के द्वारा जो गले के हार वगैरह ये मानव द्वारा प्रयोग किए। तो इस तरीके से मानव के द्वारा अपनी कला को अभिव्यक्त किया जाता है यहाँ पे। अब भाषा की बात करते हैं तो इसमें ये इतिहासकार, इसमें विद्वान काफ़ी मतभेद है विद्वानों में भी, लेकिन ये मानते हैं कि शुरुआती दौर यही था जिसमें भाषा के विकास की शुरुआत इस समय हो जाती है। और मुख्यतः संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पूरा जो नवपाषाण काल के दौरान, नियोलिथिक एज के दौरान संभवतः मुंडा भाषा का विकास हुआ और ज़्यादातर मुंडा भाषा का ही यहाँ प्रयोग किया जाता होगा। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद नेक्स्ट अपने जो चैप्टर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हम देखेंगे जो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग है जो वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने के लिए, तो वो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और पूरा पाषाण काल की एक संभावना लगाई जाती है कि शुरुआती दौर में जो भाषा का विकास उस युग के दौरान ही संभवतः हुआ होगा, जो धीरे धीरे उन्नत होती चली जाती है।
तो जिस तरीके से हमने बात की थी कि विविध जातियां और समूह, तो समुदाय का जैसे समाज का विकास होता है, विविध जातियां कोई नदियों के किनारे, कोई झीलों के किनारे, कोई पर्वतों के पास, कई समतल मैदानों, कई मरुस्थलों में रहती है। तो विभिन्न जातियों और समूह के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे धीरे धीरे वो सभ्य होते चले जाते हैं, उनके द्वारा एक भाषा का विकास करने का प्रयास किया जाता है और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए उनके द्वारा भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। और संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः मुंडा भाषा उस वक्त बोली जाती होगी। वैसे मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बताऊं, जो मंडारिनी भाषा है जो चीन की, वो उसे विश्व में सबसे प्राचीन लिपि माना गया है। मंडारिनी जो लिपि है, जो चीन की लिपि है, उसे विश्व में सबसे प्राचीन माना गया है। तो उस दौरान क्या करते हैं कि धीरे धीरे जातियों और समूह के द्वारा अपने अपनी भाषाओं का विकास किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जो एकरूपता देखने को मिलती है वो मुंडा भाषा के रूप में देखने को मिलती है। अब समुदाय विशेष के द्वारा जैसे देखते हो जंगल में कुछ किसी तरह की आवाज़ें निकाल के किसी व्यक्ति के द्वारा, जानवरों के द्वारा भी अगर देखा जाए तो अपनी आवाज़ से जो अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, उस तरीके से शुरुआती दौर में मानव के द्वारा कुछ सीमित शब्द भंडारों के साथ भाषा का विकास किया जाता है। अब इन विविध जातियों में और समूहों की बोलियां धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे स्थिर होने लगती है और इनका शब्द भंडार सीमित ही रहता है, हालांकि यहाँ तक कि शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती है। और अब बात करते हैं नवीन पाषाण युगी मानव। जो नवीन पाषाण युगी मानव थे, अगर मुंडा जाति, जो मुंडा जो भाषा है, ये अपने को देखने को मिलती है। और जो वर्तमान समय में जो आदिवासी जातियां हैं, जो भील है, खासी है, गौर है, मुंडा है, भूटिया है, तो ऐसी जो कोल जाति है, ये जो मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है, इनके पर्वतों में छत्तीसगढ़ है, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में ये जातियां रहती है। और इन जातियों को संभवतः माना जाता है कि ये सीधी नवपाषाण कालीन युग के जो आदिम मानव थे, इनके ही वंशज इन्हें माना जाता है। और वर्तमान में इनमें देखा जाए तो मुंडा भाषा है उसका प्रचलन काफ़ी देखने को मिलता है। तो संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उस वक्त भी मुंडा भाषा प्रचलन में रही है शुरुआती दौर में। और हालांकि देखा जाता है कि ये मुंडा भाषा है, जो मुंडा भाषा की उपभाषाएं की अगर बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व, जिसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ये क्षेत्र जो आता है पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। तो इन क्षेत्रों में और प्रशांत महासागर से लेकर जो नीचे तक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहाँ तक बात की जाए तो मुंडा जो भाषा है इसकी कई उपभाषाएं अपने को देखने को मिलती है। तो संभवतः इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त भी संभवतः मुंडा भाषा प्रचलन में रही है, हालांकि ये जो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से बात की जाए तो ये जो भाषा को मानव के द्वारा नवपाषाण काल में अपनी कला के माध्यम से ही प्रकट किया गया, अपने विचारों को, अपने भावों को कला के माध्यम से यहाँ स्पष्ट भाषा देखने को नहीं मिलती है। तो अब बात करेंगे हम जो कंदरा कला, नवपाषाण काल के मानव के द्वारा जो कंदरा कलाएँ की जाती है। हालांकि मध्य पाषाण काल में जो कंदरा कला की शुरुआत हो जाती है और मानव के द्वारा जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए शुरू में अगर बात की जाए तो पशु पक्षियों के चित्रण का कार्य शुरू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं तो नवपाषाण काल के दौरान जो कंदरा कला है उसमें भारत में मुख्यतः 4 केंद्रों को माना गया। वो 4 केंद्र कौन से, एक बार आप नज़र डालेंगे तो मध्य प्रदेश में स्थित है पहला केंद्र, जो महादेव की पहाड़ी है वहाँ पे होशंगाबाद और पंचमंडी क्षेत्र में, वहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा छत्तीसगढ़ में, इसको सही से लिख लेना आप, मैंने तो शॉर्ट में लिखा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित सिंदनपुर व कबरा पहाड़ है, वहाँ पर जो हमें नवपाषाण कालीन कंदरा कलाओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। और 2 केंद्र अपने को उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तीसरा केंद्र उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर जिला है, मिर्ज़ापुर जिले में सोन घाटी है, वहाँ पर नवपाषाण कालीन कंदरा कला के अवशेष मिलते हैं। चौथा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, मानिकपुर क्षेत्र से हमें ये अवशेष प्राप्त। कंदरा कला से आप
समझोगे कि पीछे की क्लास में भी शायद हमने जिक्र किया था, मध्यपाषाण काल के दौरान जो कंदरा कला आई थी। तो कंदराएं वो होती है जो पर्वतों में सूर्य के ताप से, सूर्य की किरणी से और जो पानी के बहाव से और हवाओं से जो पर्वतमालाएं कट जाती है और उनके बीच का क्षेत्र होता है। मैंने पीछे अगर बात की जाए तो आपको ये पेंटिंग्स वगैरह भी भेजी थी, उसके फोटोज वगैरह मैंने आपको भेजे थे। तो उस जगह पे जो मानव ने क्या किया था, अपना आवास भी बनाया था। नवपाषाण काल के दौरान बात की जाए तो मानव वहाँ रहता भी था। तो मानव के द्वारा जहाँ वह रहता था उसके वहाँ पीछे जो उसके अवशेष छोड़े गए, तो उन पत्थरों शिलाओं पे शैल चित्र बनाए गए, शिलाओं पे, पत्थरों, चट्टानों पे उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए उन्हें ही कंदरा कला कहा जाता है। अब बात की जाए इन कंदरा कलाओं में मुख्यतः कौन कौन से चित्र मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए इन चित्रों को देखा जाए और उनकी तुलना की जाए तो मुख्यतः तो इस काल में जो पशु चित्रण की बाहुल्यता रहती है, पशु पक्षियों के चित्रण सबसे ज़्यादा यहाँ बनाए जाते हैं, जिसमें आप चाहे गाय ले लो, बैल ले लो, हिरण ले लो, चाहे हाथी ले लो, सिंह ले लो, इनके चित्रण सबसे सर्वाधिक मात्रा में अपने को देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आखेट के चित्र से आप समझोगे जो शिकार करते हुए, मानव के द्वारा शिकार करते हुए ऐसे चित्रों का भी चित्रण मानव के द्वारा किया जाता है। और उसमें वक्त रंगों की बात की जाए तो रंगों का प्रयोग संभवतः मानव के द्वारा जो प्राकृतिक रंग है, जो पेड़ पौधों से निकलते हैं, उनमें हरे और लाल रंग का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। और उसके द्वारा किसी रासायनिक गतिविधियों और क्रियाओं के द्वारा भी कलर जो रंग का निर्माण किया जाता है और उसका भी प्रयोग यहाँ तक मुख्यतः संभवतः जो प्राकृतिक रंग है उनका ही प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो ये पशुओं का चित्रण सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। और उसके अलावा जो आखेट के दृश्य हैं, शिकार करते हुए दृश्य, मानव के द्वारा किसी हिरण को मारते हुए, किसी सिंह को मारते हुए, ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। और मुख्यतः पशुओं में देखा जाए तो कौन कौन से पशुओं के चित्रण है, तो पशुओं में हाथी का चित्रण देखने को मिलेगा, सिंह का चित्रण मिलेगा, तेंदुए का चित्रण है, चीता का चित्रण है, सुअर का, हिरण का, घोड़ा, बैल, बकरी इत्यादि पशुओं के चित्रण अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो युद्धों का चित्रण भी देखने को मिलता है। दो समूह आपस में लड़ते रहते हैं, जिस तरीके से आपने बात की थी चारागाहों को लेकर कई बार लड़ाइयाँ होती थी समूहों में, समुदायों में, आपस में, तो वैसा ही संभवतः ऐसा चित्रण है जिसमें दो समूहों के बीच जो लड़ाई होते हुए मुख्यतः युद्ध के रूप में दिखाया गया है। उस चित्रण में बात की जाए तो तलवारधारी व्यक्ति यानी तलवार हाथ में लिए हुए व्यक्तियों के चित्रण है, धनुषधारी धनुष के द्वारा इस जो संभवतः यहाँ ऐसे प्रक्षेपास्त्रों का भी प्रयोग होने लग जाए जिसे धनुष को कहा जाता है। तीर धनुष के साथ मानव का चित्र देखने को मिलता है। और अश्वारोही व्यक्ति का चित्रण भी अपने को देखने को मिलता है। अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार व्यक्ति का चित्र भी अपने को मिलता है। जो ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की कंदराएं हैं, वहाँ पे मुख्यतः देखा जाए उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से अपने को क्या मिलता है, 2 दर्जन अभिलेख यानी 1 दर्जन में 12 और 2 दर्जन में 24 अभिलेख, संभवतः लगभग 24 अभिलेख अपने को प्राप्त होते हैं, जो जहाँ पे कुछ चित्रात्मक लिपि के द्वारा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं सिंदनपुर की, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा चित्र अपने को मिलता है, यहाँ से विशालकाय पशु होता है और उसके द्वारा उस पर कई व्यक्तियों के द्वारा जो लाठियों से हमला किया जाता है और इस विशालकाय जो पशु है इसको मारा जाता है और इसका शिकार किया जाता है। सिंदनपुर से अपने को मिलता है। अब ये जो वर्तमान समय में देखा जाए तो ये अपने को जो चित्रण मिलते हैं, जो कंदरा कलाओं में पेंटिंग्स मिले, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और इतने ढंग से अपने को ये दिखाई नहीं देते स्पष्ट रूप से। कुछ एक चित्रण है वो हमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। अब इतिहासकारों में मतभेद है कि ये पूर्व ऐतिहासिक है या नहीं है। उनका मानना है ये जब ऐतिहासिक युग शुरू हो जाता है तो उसके पश्चात ही ये चित्रण किया गया, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पूर्व ऐतिहासिक है। गार्डन चाइल्ड जो मुख्य इतिहासकार है, जो अन्वेषण करता है जिनके द्वारा खोज की पाषाण काल में, तो उनका गार्डन चाइल्ड का मानना है कि ये जो चित्रण है ये पूर्व ऐतिहासिक नहीं है, ये ऐतिहासिक युग के माने पूर्व ऐतिहासिक यानी जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्रमाण मिलने लग जाते उस ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी ऐतिहासिक काल से पूर्व की है। तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की इनके द्वारा बताई गई है और इनका मानना है कि 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य इन चित्रों का चित्रण किया गया है। ये गार्डन चाइल्ड
इनका मानना है। तो इस तरीके से नवपाषाण काल के दौरान भाषा और कला का विकास होता है और नवपाषाण काल के दौरान ही कंदरा कला का विकास देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि नवपाषाण काल के दौरान धीरे धीरे भाषा का विकास कैसे होता है और किस तरीके से सर्वप्रथम जो संभवतः अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मुंडा भाषा का प्रयोग ही उनके द्वारा किया जाता होगा। मुंडा भाषा की अगर बात करें तो मुंडा भाषा की उपभाषाएं अभी भी अपने को जो भारतीय क्षेत्र है और उसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है और प्रशांत महासागर से लेकर आस्ट्रिया तक देखने को मिलती है। और मैंने बताया कि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि मंडारिनी लिपि को, मंडारिनी भाषा को ही माना जाता है। और कैसे कैसे जातियों, विविध जातियों और समूहों के द्वारा जो अपनी अपनी बोलियों को विकसित किया जाता है। आज भी आप देखोगे भारतीय संविधान में कई भाषाओं को सम्मिलित किया गया है इसमें। तो इस तरीके से अलग अलग जो जनजातीय समुदाय है और समूह उनके द्वारा अलग अलग भाषाओं का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। और ये संभवतः शुरुआती दौर में चित्रात्मक लिपि रहती होगी इनकी, और धीरे धीरे अपने भावों को और भाषा के अलावा इनके द्वारा जो कला के माध्यम से ही अपने भावों को प्रकट किया गया है। जैसा कि हमने चित्रण वगैरह देखे, आखेट के चित्रण, नृत्य के चित्रण है और उसके अलावा बर्तनों पे कलाकारी, इसके द्वारा मृद भांडों पे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। और जो आभूषण है उन पे आभूषणों को उकेरा जाता है। आभूषण इस तरीके से अपनी कलाकारी मानव के द्वारा दिखाई जाती है। और नवपाषाण कालीन युग के मानवों का सीधा जो वंशज है, इन जो आदिवासी जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, जो अभी पहाड़ों पे रहती है, भील है, चाहे खासी है, चाहे मुंडा है, तो चाहे भाटिया है, बूटिया सॉरी, और चाहे कोल, ऐसी जातियों को अभी भी आदिवासी जो आदिम जनजाति, आदिम जो जाति है मानव की, उसका ही वंशज माना जाता है। इस तरीके से भाषा और कला का विकास अपने को देखने को मिलता है। और कंदरा कला की बात करें तो मुख्यतः भारत में 4 प्रमुख केंद्रों को माना गया। 4 प्रमुख केंद्रों में आपने देखा होगा, एक मध्य प्रदेश में स्थित महादेव की पहाड़ियाँ जहाँ होशंगाबाद और पंचमंडी है, और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ रायगढ़ जिले में से सिंदनपुर व कबरा पहाड़ है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सोन घाटी स्थित है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मानिकपुर क्षेत्र है। यहाँ चित्रण की बात की जाए तो उन कंदराओं के चित्रण में यहाँ पशुओं का चित्रण बाहुल्यता के साथ यानी सर्वाधिक देखने को मिलता है। पशु चित्रण और आखेट जो शिकार के दृश्य वो भी देखने को मिलते हैं। और पशुओं में आप देखो तो हाथी, घोड़ा, सिंह वगैरह है, चीता है, और बकरी, बैल इत्यादि की जो चित्रण यहाँ इनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कई विशेष जगहों से बात की जाए तो युद्धों के चित्रण भी अपने को देखने को मिलते हैं। और मिर्जापुर से अपने को 2 दर्जन अभिलेख प्राप्त होते हैं, अभिलेख। और उसके अलावा सिंदनपुर से जो अपने को एक विशिष्ट चित्र प्राप्त होता है जो विशालकाय पशु का शिकार जो कई व्यक्तियों के द्वारा उसे लाठियों से मारकर किया जाता है। तो मुख्यतः इन अब इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद है कि इसको नवपाषाण कालीन कला से कुछ इतिहासकारों से जोड़ा गया है, इतिहासकारों ने जोड़ा है, कुछ ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो गार्डन चाइल्ड जो एक विद्वान है उनके द्वारा कई तरह का अन्वेषण जो पाषाण युग से संबंधित किया गया है, उन्होंने ये कहा है, उनका ये मानना है कि ये जो चित्र है जो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ इन जो शैल चित्रों को उन्होंने पाषाण काल से संबंधित नहीं माना। इनका मानना है कि ये पूर्व ऐतिहासिक नहीं है। इनका मानना है कि ये 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के दौर में बनाए गए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम नवपाषाण काल युग की देन और उसके पश्चात हम जो ताम्र युग है, ताम्र युग के बारे में पढ़ेंगे जो नवपाषाण काल के तुरंत पश्चात शुरू हो जाता है, जहाँ तांबे की धातु का प्रयोग होने लगता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और जो भी आपके सुझाव है आमंत्रित है। और भी आप कुछ इसके अलावा कुछ जानना चाहो तो निसंकोच आप मुझे बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।